मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास, विभागाध्यक्ष कौमारभृत विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, आज प्राणवायु की एक व्याधि ब्रोंकियोलाइटिस पर चर्चा करता हूँ। श्वसन वह या प्राणवायु की विभिन्न व्याधियों में हम एक फैक्टर सामान्य रूप से पाते हैं कि ये सभी व्याधियां रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अथवा यूँ कहें कि खांसते समय या छींकते समय या बोलते समय जो ड्रॉपलेट्स मुंह से बाहर निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से संक्रमण सन्निकट संपर्क में आने वाले अन्य स्वस्थ बालकों में भी प्रवेश कर जाता है और उन बालकों को भी श्वसन संस्थान की विभिन्न व्याधियों से पीड़ित करता है। लाक्षणिक सामान्यता भी हम इन व्याधियों में देखते हैं, जैसे रनिंग नोज, कफिंग, श्वास कृच्छ्रता, मृदु से मध्यम ज्वर, अरोचक होना इत्यादि लक्षण सामान्य रूप से श्वसन संस्थान की सभी व्याधियों में समान रूप से मिलते हैं। आज हम ब्रोंकियोलाइटिस व्याधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रोंकियोलाइटिस व्याधि इन्फेंट्स या यंगर चिल्ड्रन में अधिकतर देखने को मिलती है। ब्रोंकियोलाइटिस वायरस के माध्यम से अधिकांशतः संक्रमण उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जिसे हम RSV की संज्ञा भी देते हैं, उसके कारण यह 2 साल तक के आयु के जो यंगर चिल्ड्रन हैं उनको विशेष रूप से प्रभावित करता है और विशेष रूप से 6 माह की आयु के बच्चे इस वायरल इन्फेक्शन से सर्वाधिक पीड़ित दिखाई देते हैं। यह वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या संक्रमित सतह के संपर्क में आने से या सलाइवा के माध्यम से स्वस्थ बालकों में भी प्रसारित होता है और उन्हें पीड़ित करता है। प्राय करके बालक सन्निकट संपर्क में आके खेलते हैं। कई परिवारों में बालक एक ही पात्र में भोजन करते हैं तो उनका सलाइवा एक बालक से दूसरे बालक के मुख में प्रवेश करता है। कई बालक संक्रमित हाथों को परस्पर छूने के कारण और उन संक्रमित हाथों अंगुलियों से मुख या नासिका को स्पर्श करने के कारण संक्रमण मुख मार्ग से या श्वसन मार्ग से नासिका के माध्यम से प्रवेश करता है और यह लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में स्थित ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाता है और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन और कंजेशन की स्थिति उत्पन्न करता है और यह व्याधि धीरे धीरे सीवियरिटी की तरफ बढ़ती जाती है। इस वायरल संक्रमण के कारण ब्रोंक्यूल्स की जो अंतःभित्ति है, इंटरनल वॉल्स है, उनमें इन्फ्लेमेशन और उसके फलस्वरूप एक्जुडेट्स, इडिमेटस कंडीशन
और ब्रोंक्यूल की सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के कारण वहाँ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन अर्थात अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप वहाँ के वायु कोशों में जो स्थित वायु है वह ट्रैप हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ एक्सपिरेशन के दौरान एम्फाइजीमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन यदि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में गंभीर स्थिति ले लेता है तो फिर वो ट्रैप्ड वायु वहाँ एब्जॉर्ब होकर के और गंभीर स्थिति पार्शियल या कंप्लीट एटेलेक्टेसिस के रूप में आकार ले लेती है। इस एटेलेक्टेसिस की गंभीर अवस्था के कारण हाइपोक्सीमिया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की घातक स्थिति भी विकसित हो सकती है। तो इस प्रकार से ब्रोंकोलाइटिस का इटियोपैथोजेनेसिस देखने को मिलता है। आयुर्वेद की दृष्टि से कफ प्रकोपक आहार और विहार, विशेष रूप से शीतल अन्नपान, अम्ल अन्नपान, शीतल तेज वायु का संपर्क इत्यादि के कारण फुफ्फुसों में वायु और कफ दोष के परस्पर संयोग से यह गंभीर स्वरूप की एक कास की स्थिति बनती है और वहाँ संघ की स्थिति, जिसे हम पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की संज्ञा देते हैं, वहाँ स्रोतस में संघ की स्थिति उत्पन्न होती है और वहाँ वायु और कफ के कारण यह गंभीर कास और श्वास की स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है। ब्रोंकोलाइटिस में जिन लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है वे अन्य सामान्य श्वसन व संस्थान के रोगों की भांति है, जिनमें रनिंग नोज, कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का या उससे कम तापमान का ज्वर देखने को मिलता है। साथ में अग्निमांद्य के कारण वहाँ अरोचक की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि स्थिति गंभीरता की ओर बढ़ रही है तो फिर लक्षणों में भी उग्रता दिखाई देती है, जैसे एयर हंगर, लेबर्ड या ब्रीदिंग, फ्लेयरिंग ऑफ एलाइन एसआई, ग्रंटिंग, कांस्टेंट कफिंग जिसके कारण एपनिया की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, टंग, लिप्स, टिप ऑफ द नोज, ईयर्स और फिंगर टिप्स में नीलाभ वर्ण साइनोसिस के कारण दिखाई दे सकता है। निगलने में, पीने में और सकिंग में बालक को अत्यंत कठिनाई महसूस होती है। इसके कारण बालक स्तन्यपान से विमुख हो जाता है। ये लक्षण गंभीरता की स्थिति को दर्शाते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए नेजोफेरेंजियल स्वाब का परीक्षण किया जाता है, जिसके माध्यम से आरएसवी जो वायरस विशेष है
उसका पता लगता है। साथ में सीबीसी करवाया जाता है, जिसके कारण संक्रमण से संबंधित ईएसआर इत्यादि पैरामीटर्स डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। O2 लेवल मेजर किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, व्हीजिंग साउंड सुना जा सकता है। चेस्ट एक्सरे के माध्यम से ब्रोंकोलाइटिस में लंग हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैटेंड डायफ्राम और कंप्लीट या पार्शियल एटेलेक्टेसिस स्थिति ब्रोंकोलाइटिस में देखी जा सकती है। ब्रोंकोलाइटिस के कारण अनेक कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें शामिल है शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस में रैपिडली प्रोग्रेसिव एक्सॉशन, एनोक्सिया और डेथ, डिहाइड्रेशन and electrolyte imbalance with respiratory acidosis, congestive cardiac failure, bacterial invasion due to bronchopneumonia, acute otitis media। लॉन्ग टर्म के कॉम्प्लिकेशंस में ब्रोंकोलाइटिस, हाइपरयूसेंट लंग सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हमें ब्रोंकोलाइटिस को अस्थमा, ब्रोंकियल निमोनिया, फॉरेन बॉडी और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के लक्षणों से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है। यहाँ पर अनेकों बार एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ब्रोंकोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। आप सभी को पता है कि ब्रोंकाइटिस किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकती है, जबकि ब्रोंकोलाइटिस प्राय करके 2 साल की वय तक के बालकों में और विशेष रूप से इन्फेंट्स में यह व्याधि देखने को मिलती है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ब्रोंकाइटिस ब्रोंकस या ब्रोंकाई में होता है, जो अपेक्षाकृत एक चौड़ा वायुमार्ग होता है, जबकि ब्रोंकोलाइटिस तुलनात्मक दृष्टि से एक पतला और सकड़ा वायुमार्ग होता है। तो यह बेसिक डिफरेंस ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकोलाइटिस में देखने को मिलता है। चिकित्सा की दृष्टि से हम यहाँ विशेष रूप से, चूंकि यह एक गंभीर दशा में भी परिवर्तित हो सकता है, अतः ब्रोंकोलाइटिस में सबसे पहले हम यदि मॉडर्न की चर्चा करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का मेजरमेंट किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे इस व्याधि की घातकता का पूर्वानुमान लगा लिया जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन सैचुरेशन का मेजरमेंट किया जाना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी भी दशा में 92% से कम नहीं होना चाहिए। और यदि ऑक्सीजन देने की, इनहेल करने की आवश्यकता पड़े तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनहेल करवाया जाना चाहिए। बालक को आइसोलेट करके एक कमरे में वाटर वेपर से सैचुरेटेड वातावरण बनाना चाहिए, अर्थात उसका पृथक कक्ष जो है वह वाटर वेपर से सैचुरेट होना चाहिए। एपिनेफ्रिन नेबुलाइजेशन के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि किसी भी प्रकार के सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बालक की रक्षा की जा सके, क्योंकि बालक की यहाँ इम्यूनिटी अत्यंत अल्प होती है। अतः यथोचित एंटीबायोटिक का निर्देश आधुनिक बाल रोग चिकित्सक किया करते हैं। रिबावायरिन नामक जो एंटीवायरल ड्रग है उसको बालक को एरोसोल थेरेपी के माध्यम से दिया जाता है। बालक को पर्याप्त विश्राम दिया जाता है, शीत वायु से बचाया जाता है, उसको उष्ण पेय दिए जाते हैं और लाक्षणिक चिकित्सा के अंतर्गत उसको एंटीपायरेटिक, डीकंजेस्टेंट, एक्सपेक्टोरेंट जो ड्रग्स है और जो भी आवश्यक एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है वे सभी बालक को दी जानी चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले हम निदान परिवर्जन को आवश्यक मानते हैं। जो कारणभूत जो आहार विहार इस गंभीर काश स्वास्थ्य की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, उन सभी आहार विहार जैसे शीतल अन्नपान, अम्ल अन्नपान, परियुषित भोजन, शीतल तेज वायु का संपर्क, इन सभी से बालक को बचाया जाना चाहिए। पथ्य में उष्ण तरल भोजन अधिक श्रेयस्कर होता है। बालक को चूंकि यह व्याधि शीत ऋतु में या बसंत ऋतु के प्रारंभिक दिनों में होती है, अतः ठंड के प्रभाव से बालक को बचाने के लिए गर्म वस्त्रों का और गर्म आच्छादन, चादर, कंबल, रजाई इत्यादि के बीच में बालक को शीत से बचाया जाना चाहिए। उष्ण अन्न, तरल उष्ण अन्न और पेय पदार्थ दिए जाने चाहिए। औषध व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले चूर्ण कल्पना की बात करते हैं। बालक को श्वेतोबलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, बालचातुर्भद्र चूर्ण, मध्यस्थी चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण इत्यादि औषधियों का परिस्थिति के अनुसार यथोचित मात्रा में बालक को मधु के साथ में 2 से 4 बार चटाया जाता है। रस योगों में ज्वर की उपस्थिति में त्रिभुवन कीर्ति रस, काश की उपस्थिति में श्वास कुठार रस या चंद्रामृत रस, अतिशय की स्थिति में लक्ष्मी विलास रस नारदीय, गंभीर स्थिति में महालक्ष्मी विलास रस, श्वास का चिंतामणि रस, भस्म योगों में गोदंती भस्म, विषाणु भस्म और क्वाथ कल्पना में गोज्जुवादी क्वाथ, वासाकंठकारी क्वाथ, पर्याप्त गुड़ मिला करके उसे स्वादिष्ट बना करके बालक को 2 से 4 बार परिस्थिति के अनुसार यथोचित मात्रा में दिया जा सकता है। फांड कल्पना व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है, जैसे चाय और दूध, इनमें अल्प मात्रा में अजवाइन, हल्दी, तुलसी, अदरक या शुंठी का चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण इत्यादि पर्याप्त मात्रा में गुड़ मिला करके उस फांड कल्पना को मीठा बना करके बालक को कवोष्ण तापमान में 2 से 4 बार तक दिया जाना चाहिए। अवलेह कल्पना में कंटकारी अवलेह, वासा अवलेह, हरिद्रा अवलेह इत्यादि दिया जाना श्रेयस्कर है। इस प्रकार हम आज ब्रोंकियोलाइटिस व्याधि की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।